जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बड़ी पुरानी कहावत याद आती है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरा चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो कोई भी किताब आप उठाते हैं और उसका पहला पेज ही देखते हुए यदि पूरी बात समझ में आ जाए कि उस किताब के अंदर क्या लिखा है, तो फिर वही उसकी प्रस्तावना होती है। अब यहाँ पर बात कहने का यह है कि भारत के संविधान, जैसे हम लोग किसी भी रिलीजन का सबसे बड़ा, भारत में हम एक धर्म ग्रंथ के रूप में, देश के धर्म ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह सभी धर्मों से ऊपर उठ करके सभी भारतीयों के लिए एक समान व्यवस्था का निर्माण करती है। तो ऐसे में इस पवित्र किताब की प्रस्तावना हमें सब कुछ बता देती है कि इसके अंदर क्या लिखा है। और यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब एग्जामिनर का दिमाग जाता है कि हमें पॉलिटी से क्वेश्चन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले उसका फोकस प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर जाता है। तो इस बेहतरीन से लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कैसा है, प्रियम्बल के बारे में लोगों ने क्या कहा, हमने इसको कब से बनाना शुरू किया, कब हमने इसको स्वीकार किया, और अंततः इसमें कब कौन से संशोधन हुए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कमेंट किया। और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। क्लास विल बी कंप्लीटली बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, और समझाने का तरीका भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे, और यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर आगे पूछ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक परिचय की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पृष्ठभूमि क्या है, क्या कहती है, क्या बैकग्राउंड क्या कहता है इसका। तो देखिए, बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है कि यह एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि एक परिचय देने वाला एक कथन है, एक परिचय देने वाला स्टेटमेंट है, जो यह बताता है कि भारत के संविधान के अंदर हम क्या चीज को आउटलाइन कर रहे हैं। स्पेशली हम भारत के दर्शन को, भारत के मूल्यों को, भारतीयों के उद्देश्यों को, इन तमाम चीजों को निकाल करके हम इस प्रस्तावना में रखते हैं, और इस प्रस्तावना को हमने स्वीकार किया है। हमने का मतलब, यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत की प्रस्तावना को किसने स्वीकार किया, तो गलती से भी ये मत कह देना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, बी.आर. अम्बेडकर ने किया, महात्मा गांधी ने किया। नहीं, हम भारत के लोगों ने किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने कैसे किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से, यानी कि जो भारत की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। और संविधान सभा किसकी थी? हमारी थी, हमारे लोग बैठे थे। यानी कि ओवरऑल हम कंक्लूड करेंगे तो भारत की प्रस्तावना संविधान की हमने स्वीकार किया है। ये हमारा संविधान है, ये देश हमारा है, किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति ने संविधान को बनाया, हमने बनाया संविधान को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसको लेकर के अलग अलग कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स जानना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कोशिश करी है कि वो सारे कमेंट्स कवर किए जाएं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक बड़ा पॉपुलर कमेंट, कई बार आप कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। कहा जाता है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे कहा था। तो याद रखना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो कमेंट किया था वो प्रस्तावना पर यह कमेंट नहीं था। उनका यह कमेंट आर्टिकल 32 को लेकर के था। अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की हृदय और आत्मा दोनों कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आते हैं इस मुद्दे पर कि बाकी कौन लोगों ने संविधान को लेकर के क्या कहा। तो एक बड़ा नाम है जिसका बार बार जिक्र परीक्षाओं में आता है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा? राष्ट्र की राजनीतिक कुंडली कहा, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा। कहते हैं कि यदि आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानना है तो आपकी कुंडली निकाल दी जाएगी, पूरी कुंडली निकाल के रख दी जाएगी। तो कुंडली का मतलब कि एक पेज देख करके आपके जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके आप भारत के बारे में पूरा कुछ जान जाएंगे। भारत संविधान का क्या कहना है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कमेंट है के.एम. मुंशी का, याद रखेंगे। दूसरा एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था भारत के संविधान की प्रस्तावना को। तो ही कॉल्ड द प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नहीं कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप क्या करते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड, जब आपको जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, या आप कुछ भी बन जाते हैं, तो अपना आईडी कार्ड ले आकर के रख देते किसी के सामने, भाई मैं ये हूं। ठीक इसी प्रकार से भारत का संविधान क्या कहना चाह रहा है दुनिया से, भारत के लोगों से, प्रियम्बल पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसा कमेंट जो है वो N.A. पालकीवाला का है।
तो के मुंशी और पालकीवाला पर आपने देखा। एक बहुत बड़ा डिस्कशन जो था, बहस जो थी, वो केटी शाह की थी। तो केटी शाह पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा कि हमने बताया आपको कि संविधान एक दिन में तो बना नहीं था, लंबी लंबी चर्चाएं हुई थी, रात रात भर व्यक्तिगत चर्चाएं होती थी अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो केटी शाह ने कहा कि preamble is proposing a specific term like secular, federal and socialist to clarify the state's nature and ensure a more defined political vision। क्योंकि जो प्रस्तावना है वो आपके राज्य की प्रवृत्ति भी बता रही है कि राज्य कैसा होगा। जब आप पढ़ते हैं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, समझाएंगे पूरा पॉइंट। तो केटी शाह का कहना था कि फेडरल टर्म को यूज करो, लेकिन आपको हमने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन टर्म यूज नहीं हुआ है, यूनियन यूज हुआ है। इस पर बहुत लंबा डिस्कशन चला है। तो आपसे सवाल कोई पूछे कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने फेडरल सोशलिस्ट की बात करी थी, तो आंसर होगा केटी शाह। एक और बड़ा नाम है ठाकुरदास भार्गव का। ठाकुरदास भार्गव का ये कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। इट मींस कि यदि हम बात करते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब किसे आत्मा और हृदय कहते हैं, तो आंसर होगा आर्टिकल 32 को। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, तो आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। अब यहां पर आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर साहब का जो कमेंट है वो आर्टिकल 32 को लेकर के है। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रस्तावना को लेकर के मोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और इससे ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। देखते हैं, अब समझते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है। तो हमने इसको कहां से लिया है, तो द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के संविधान से इसका विचार लिया गया है। साथ में यह समझना है कि यह कब हमारे सामने आया। तो आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, ध्यान से समझना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि क्या हमारे उद्देश्य हैं, कैसा हमारा देश बनना चाहिए, और इसे हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया कि हम भारत को कैसा बनाने जा रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि भारत को हम कैसा बनाने जा रहे हैं और क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का जो आपका है वो इसी नोट से, इसी लेक्चर से आपको मिल जाएगा। किसी भी स्थिति में क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा हो, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है वो फाइनल प्रीएम्बल कब इनेक्ट किया गया है, तो आप पढ़ते हैं कि हमने 26 नवंबर, जो कि संविधान दिवस भी मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को हमने इनेक्ट किया। और इनफोर्स कब से हुआ है, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 से इनफोर्स हो गया है। इनफोर्स, इनेक्ट पर बात करते समय एक बात याद आ रही है कि सर यदि इनफोर्स हो गया तो क्या इसके आधार पर हम कोर्ट में जाकर के इसको आधार बना करके क्लेम कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश में लागू नहीं हो पा रही, सरकारों का फेलियर है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बेरुवारी केस में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आगे बात करेंगे अब इस पर, कि प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। इस बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां पर भी संविधान की व्याख्या करने में यदि अस्पष्टता होगी, तो वहां पर हम संविधान की प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं संविधान की व्याख्या करने के लिए। मैं फिर आपको एक बार समझाता हूं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन या संविधान में कोई नई चीज जोड़ना
या संविधान बनाना, ये सब अधिकार हमारे देश की संसद को यानी कि हमें है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यदि संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या कर रही है और उसमें लग रहा है कि व्याख्या स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में प्रियम्बल का सहारा लिया जा सकता है, बट प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर लिया जी, इन्फोर्स कर लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बी आर अम्बेडकर थे, आप जानते हैं। तो अंततः जो शब्द आप देख पा रहे हैं उसको फाइनलाइज जो किया वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में सब कुछ हुआ। आगे यदि हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बेसिकली ये बहुत ज्यादा डिबेट करती थी किसी भी चीज को हम संविधान में रखें या ना रखें। जैसे एक बहुत बड़ा चर्चा इस पर चला कि गॉड शब्द यूज होना चाहिए कि नहीं, गांधी शब्द यूज होना चाहिए कि नहीं। तो जब आप कहते हैं कि नहीं ईश्वर, तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर को ना मानते हो, भाई ईश्वर नहीं है। मेटाफिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप बाय द मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेयर इज गॉड? आई डोंट बिलीव इन गॉड, भाई है ही नहीं है, ईश्वर है नहीं। तो जब ईश्वर है ही नहीं तो फिर इतने बड़े किताब के अंदर ईश्वर पर हम फोकस क्यों करें, एम्फसाइज क्यों करें? गांधी, देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है। हाँ, यह सच है कि गांधी जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, परंतु एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्तिगत डोमेन को इनबिल्ट करना संविधान के अंदर, हो सकता है कि बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। इसीलिए बाद में इसको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, टू मेंटेन सेकुलर एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज। क्योंकि यदि आप गॉड लिख रहे हो, ईश्वर लिख रहे हो, तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भारत की कहेगी कि अल्लाह भी लिख दो। तो ऐसे में हम नहीं चाहते। हमारा जो उद्देश्य है वो भारत को एक सेकुलर नेशन के रूप में डेवलप करना है, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चर्चाएं चलती थी, ऐसे शब्दों को रखा जाता था, एलिमिनेट करना किया जाता था, बाद में चर्चाओं के बाद इनबिल्ट किया जाता था। आइए अब जरा आपको हम पढ़ना सिखाते हैं कि कैसे संविधान की प्रस्तावना को आपको पढ़ना है और पढ़ते समय आपके मन में क्या फीलिंग आनी चाहिए और इस फीलिंग से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहले इंग्लिश में सिखाते हैं, फिर हिंदी में सिखाते हैं और फिर बताते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि वी, तो साथियों ध्यान देना कि वी के बाद यहां पर कॉमा लगा है। तो कई बार क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं होता है। वी मतलब यहां पर फीलिंग है। कैसी फीलिंग है? नेशन की फीलिंग है। वी नेस का मतलब जानते हो क्या होता है? जब आप भारत को एक आप राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो वी नेस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है पता है? जैसे आप कहते हैं, आप देखेंगे तो इधर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक टर्म यूज होता है हम का मतलब ही है कि इसमें हम कल्चरली इंटीग्रेट हैं। यहां पर कल्चरल इंटीग्रेशन दिखाई देता है। ये नेशन मतलब यहां पर एक राष्ट्र वाली फीलिंग आती है। हम का मतलब है कि राष्ट्र हमारा है, हमारा का मतलब हम और आप, मैं और आप एक हैं। ठीक है, देखा नहीं वो एक आपने गीत संगीत भी सुना होगा, नेशन वाली फीलिंग इसमें आती है वीनेस के अंदर। ठीक है जी, आपने एक गाना सुना होगा ना कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो मैं और तुम गर हम हो जाते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं और तुम मिलकर के एक हो गए, अब सब कुछ हमारा हो गया, है ना। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वीनेस की, तो पूरे भारत की बात हम करेंगे, केरला से लेकर के कश्मीर तक। 3 टर्म आप यूज करते हैं ना, नेशन, स्टेट और कंट्री। तो तीनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। मैं आपको बस एक पॉइंट समझा देता हूं कि नेशन, स्टेट और कंट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है, जिससे कि आप कभी थोड़ा सा सोचें इसको तो आप अच्छा समझ पाए। ठीक है जी, देखो एक बात कर लेते हैं सबसे पहले नेशन की। नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है, हिंदी में राष्ट्र होता है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? दूसरी बात कर लेते हैं कंट्री की। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश होता है हिंदी में। और तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं राज्य की। किसकी बात कर लेते हैं भैया? राज्य की। तीसरी बात करते हैं राज्य की। राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये जो आप कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात हमें समझाएं आप सर, कि यहां पर जो राज्य है
ये राज्य क्या यूपी, एमपी, बिहार इनकी हम बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमने यहां पर कैपिटल एस लगा रखा है। क्या लगाया है? कैपिटल एस लगाया है। दूसरी बात कि जब भी राज्य है तो राज्य आप भारत को भी कह सकते हैं और राज्य आप यूपी को भी कह सकते हैं, एमपी को भी कह सकते हैं। टेक्निकली ये प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, लेकिन जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है भारतीय संविधान के अंदर, वो सेटिस्फाई करती है यूपी को भी एज ए स्टेट और नेशन इंडिया को भी एज ए स्टेट। ठीक है, संविधान में जो कैपिटल एस के साथ स्टेट यूज हुआ है पूरा, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉ मेकिंग बॉडी है। राज्य के नाम पर आप कोई डील साइन कर सकते हैं, यानी कि राज्य का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से कि जो राज्य की संकल्पना है वह एक राजनीतिक संकल्पना की बात करती है, राजनीतिक संकल्पना की बात करती है, राजनीतिक संकल्पना है ये। और यहां पर हमने आपसे कहा कि जब हम बात करेंगे राज्य की, किसी भी राज्य की, तो वह एक राजनीतिक संकल्पना है और एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि भारत जब कानून बना रहा है कोई भी, तो वह एक राज्य के रूप में कानून बना रहा है। भारत जब किसी देश के साथ कोई हस्ताक्षर कर रहा है, कोई डील साइन कर रहा है, कोई एग्रीमेंट कर रहा है कोई, तो वह क्या कर रहा है भैया? वह कर रहा है आपका एक राज्य के रूप में साइन कर रहा है। ठीक है, लॉ मेकिंग। लेकिन वहीं पर जब हम देश की बात करते हैं, तो देश के अंदर जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं, देश आपका क्या हो जाता है? देश एक भौगोलिक, एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। और इस जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट के अंदर निश्चित है कि राज्य की एक भौगोलिक सीमा होगी। निश्चित है कि राज्य की एक भौगोलिक सीमा होगी। बिना भौगोलिक सीमा के हम देश की बात नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर एक भौगोलिक सीमा का होना जरूरी है। जब भी आप भारत की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है? आपके दिमाग में वो भारत की बाउंड्री सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद और कुछ सोचना शुरू करते हैं। भौगोलिक सीमा होगी, साथ में पॉपुलेशन तो होगा ही होगा। यानी कि देश की बात जब हम करेंगे तो वहां पर क्या होगा? ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे किसका? जब हम लोग बात करेंगे यहां पर भाई, जब हम लोग बात करेंगे यहां पर राष्ट्र का, तो राष्ट्र में वीनेस होगा। क्या होगा? वीनेस होगा। और वीनेस का मतलब यहां पर जो निकल करके आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कल्चरल यूनिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कल्चरल यूनिटी को, यानी कि सांस्कृतिक एकता को, कल्चरल यूनिटी को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। यहां पर हम बात करेंगे सांस्कृतिक एकता की, अर्थात कि जब हम लोग भारत को ऐसे देखेंगे कि भारत कश्मीर से लेकर के केरल तक एक है, और हम जब ये कहेंगे कि हम भारत के लोग, क्या कहेंगे? यहां पर देखिएगा जरा, हमने क्या कहा? हम भारत के लोग जब हम लोग कहेंगे तो इसमें एक चीज जो है वह इनबिल्ट है कि भाई चाहे केरल हो, कश्मीर हो, नागालैंड हो, गुजरात हो, अरुणाचल हो, कोई भी हो, पूरा भारत एक है। और हम जो भारत को बनाना चाहते हैं वो कैसा बनाना चाहते हैं, यह केरल से लेकर के कश्मीर तक के हर व्यक्ति की बात इस प्रस्तावना में निकल करके आएगी। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया है, बेसिक ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। पूरे भरोसे के साथ मैं बता रहा हूं कि इतना आराम से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से आपने समझ लिया होगा। यदि बात नेशन की आएगी तो आपको समझना है कि इसमें हम लोग, यानी कि वी नेस है छुपा हुआ, कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन देश का मतलब यहां पर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, और राष्ट्र का मतलब कल्चरल यूनिटी की बात हम कर रहे हैं। और साथ में जब स्टेट की बात आएगी तो आप कहेंगे कि सर ये पॉलिटिकल यूनिट की बात करता है, और एग्रीमेंट साइन हो, कहीं पर कोई समझौता हम कर रहे हैं या कोई कानून हम बना रहे हैं, तो वह स्टेट के डेफिनेशन को लाइज करता है। अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके लिए जो बेसिक है वो ये समझना है। तो जब हम नेशन की बात करेंगे तो यहां पर यहीं से नेशनलिज्म निकल करके आएगा, राष्ट्रवाद निकल करके आएगा। तो जरा प्रस्तावना को समझने की कोशिश करिएगा कि प्रस्तावना में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वी पर थोड़ा रुकना है, कामा लगा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अभी दिखाएंगे हिंदी में, having solemnly resolved to constitute India into sovereign
सोशलिस्ट, सब पे काम, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। अब देखो यहीं से क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं, एग्जाम में आपके समझ में आ जाएगा, हिंदी में समझा देते हैं। जस्टिस, जस्टिस कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कोई पूछे कि साहब जस्टिस कितने प्रकार की इंश्योर करना है, आप कहेंगे सर 3 प्रकार की, 3 प्रकार की जस्टिस इंश्योर करना है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अभी लास्ट में समझाएंगे कि संविधान कहां कहां पर इस जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। तो लिबर्टी किसकी किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो देखो जरा कितने प्रकार की लिबर्टी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो याद रहे कि लिबर्टी जो है वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। लिबर्टी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की इक्वालिटी हो गई, 5 प्रकार की लिबर्टी हो गई, 3 प्रकार की जस्टिस की बात करता है प्रस्तावना। आगे क्या कहता है कि एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 26th डे इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिजिट में नहीं लिखा है। दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देना, एडॉप्ट पहले लिखा हुआ है, इनैक्ट बाद में लिखा हुआ है, और यह संविधान हम किसको देते हैं? अपने आप को देते हैं, आवर सेल्फ। ये पूरा प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो आपके पढ़ने का भाषा यही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न बनता है कि सर ये तो ठीक बात है, लेकिन जो शब्द हैं सर कि सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, सर इनका भी तो मतलब पता होना चाहिए। यस, इसीलिए तो इस बैच इस कोर्स को पढ़ना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको पढ़ने के बाद कहीं से अछूता रह जाए। थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक पॉइंट समझाते हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अभी इन शब्दों का मतलब समझाते हैं आपको। पंथ निरपेक्ष, फिर क्या कह रहा है? लोकतंत्रात्मक, फिर क्या कह रहा है? गणराज्य। कैसा राज्य भाई? गणराज्य बनाने। ये की पॉइंट्स हैं जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसको? समस्त नागरिकों को। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय 3 प्रकार का। इसके बाद फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी कितने प्रकार की? इक्वालिटी आपकी हो गई भाई 2 प्रकार की, प्रदान करने तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का संवर्धन करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है? प्रस्तावना की भाषा को हमने समझाने की कोशिश की है, प्रियम्बल की लैंग्वेज को हमने समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि नेचर एंड फिलॉसफी क्या कह रहा है। तो नेचर एंड फिलॉसफी को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन तो आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना होगा कि जो आपने समझा है वो क्या समझा है प्रियम्बल को लेकर के। तो आइए जरा हम लोग इसकी बात करते हैं, नेचर एंड फिलॉसफी की। नेचर एंड फिलॉसफी क्या कह रहा है, समझते इसको डिटेल में। द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि कोई पूछे कि प्रस्तावना किस पर आधारित थी, तो जो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उस पर आधारित थी। इट रिफ्लेक्ट द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, यानी कि
जो आधारभूत मूल्य हैं भारत के, उनको यह निरूपित करता है। साथ में हमने कहा कि जो मूलभूत दर्शन है भारत का, उसको निरूपित करता है। कैसे? अरे भाई, भारत का ही दर्शन है ना, सर्वधर्म संभाव भारत का ही दर्शन है, तो हमारी प्रस्तावना में वो दिखाई देता है। साथ में वसुधैव कुटुंबकम यदि भारत के मूलभूत दर्शन का हिस्सा है, तो हमारे संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की भाषा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि संविधान का प्रस्तावना हमें सब कुछ दिखा रहा है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रस्तावना बताता है कि भारत में जो सारी शक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53। तो भारत सरकार के सभी कामकाज राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को चुना किसने है? इलेक्शन राष्ट्रपति का किसने किया है? हमने। यानी कि भारत में अंततः सभी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के लोगों में। यदि ऐसा कोई विकल्प आता है ना प्रश्न के अंदर कि भारत की शक्तियां या सोर्स ऑफ अथॉरिटी भारत में कौन है, तो प्रियम्बल की भाषा को पढ़िए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह भाषा हमने कहां से लिया है? जो लैंग्वेज हमने लिया है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, कई बार यहां पर क्या होता है? कंफ्यूजन। लोग कहते हैं कि सर प्रस्तावना तो यूएसए से लिया गया है। यस, आइडिया ऑफ प्रियम्बल तो हमने बारो किया है यूएसए से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या बता रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, साथ में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब इसके बारे में बात करेंगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक पॉइंट यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहली पॉइंट तो ये समझिएगा कि सॉवरेन पहले लिखा है, फिर सोशलिस्ट बाद में लिखा और सेकुलर उसके बाद लिखा है। इन्हीं तीनों में कंफ्यूज करते हैं, तीनों एस से शुरू हो रहे हैं, इसलिए सॉवरेन सबसे पहले लिखा है, सोशलिस्ट बाद में लिखा है उसके, और सेकुलर उसके बाद में लिखा हुआ है। ये भाषा में क्रमिक रूप से जो शब्द आ रहे हैं, इनको अपने दिमाग में सेट करिएगा। इसके बाद डेमोक्रेटिक है और फिर उसके बाद रिपब्लिक है। इन सब का क्या मतलब है बताता हूं, लेकिन पहले आप अपने दिमाग में इनको क्रोनोलॉजिकली सेट करिए। तो नेचर बता रहा है कि भारत कैसा होगा? सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। इन पांचों का मतलब अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या कह रहा है? जस्टिस, न्याय को स्थापित करना है, लिबर्टी, स्वतंत्रता दिलाना है, इक्वलिटी, समानता दिलाना है, और फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुता स्थापित करनी आपस में। तो ये हमारे संविधान का उद्देश्य दिखाई देता है। और इन सब को हमने कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये आपका नेचर एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल समझ में आ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से हमें भारत को लेकर के क्या फीलिंग आ रही है। तो इतनी फीलिंग हमारे मन में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि यदि हम इसे कंक्लूड करें अपनी भाषा में, तो प्रस्तावना एक तो परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, जिसमें बता रहा है कि भारत के लोगों का लक्ष्य भारत को कैसा बनाना है, सिद्धांत हम कैसे यूज कर रहे हैं। और दूसरा, एक घोषणा कर रहा है, एक डिक्लेरेशन कर रहा है कि भारत का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है एक स्टेट के रूप में वो कैसा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कैरेक्टर, जो राजनीतिक चरित्र हम बता रहे हैं, वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के रूप में स्टेबल करना है। ठीक है, तो प्रस्तावना से हमें ये बेहतरीन बातें समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे जिस टर्म्स पर बात कर रहे थे कि सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, इन सब पर बात करेंगे। तो सॉवरेन की बात करते हैं। सॉवरेन को लेकर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, कहते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, मतलब कि हमारे कार्यों में कोई भी बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही हम किसी के अधीन कोई निर्णय लेंगे। यानी कि ना तो हम किसी के दबाव में कोई निर्णय लेंगे और ना ही हमारे ऊपर कोई फॉरेन कंट्री रूल करेगी। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इसे आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता प्राप्त है, यानी कि हम अपने देश के अंदर कैसा कानून बनाएंगे ये हम तय करेंगे, और हमारा देश दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध रखेगा ये भी हम ही तय करेंगे।
और आपने इसका बखूबी उदाहरण देखा होगा कई बार कि हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं। तो हम पूर्णतः अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं, यही संप्रभुता होती है। संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की सदस्यता इसकी संप्रभुता से समझौता नहीं करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कहीं पर मेंबर हैं, यूएनओ में है, कॉमनवेल्थ में है, कहीं पर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दबाव में कोई निर्णय लेंगे। हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी दोनों ही क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हम किसी के दबाव में आकर के कानून नहीं बनाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत कोई संधि करेगा तो वो यदि अमेरिका और रसिया के संबंध अच्छे नहीं है और भारत और रसिया के संबंध अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रसिया के दबाव में आकर के अमेरिका समझौता ना करें और अमेरिका के दबाव में आकर के रसिया से समझौता ना करें। ऐसा नहीं होगा। हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। हम स्वतंत्र रूप से युद्ध करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो स्वतंत्र रूप से शांति स्थापित करेंगे। यदि हमें लगेगा कि पाकिस्तान से हमें युद्ध करना है तो हम किसी के कहने पे ना युद्ध शुरू करेंगे और ना ही किसी के कहने पे हम युद्ध रोकेंगे। वो हमारी अपनी मर्जी, हमारे देश के लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। राष्ट्र हमारा है, निर्णय हमारा हो। तो ये होगा सॉवरेनिटी। अब बात करते हैं समाजवादी। तो पहला पॉइंट तो आप यही समझिए कि जब मूल संविधान बना तो अब समाजवादी शब्द नहीं था। तब एक प्रश्न उठता है कि सर मूल संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। संविधान को बनाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बड़ा प्रभावित थे। तो क्या पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि देश में समाजवाद रहे, या क्या मूल संविधान ने समाजवाद को इग्नोर किया? आंसर होगा नहीं, सब कुछ अच्छा था। इसीलिए आप देखेंगे जब 42वें संविधान संशोधन का क्रिटिसिज्म आता है सामने, आलोचना सामने आती है, तो लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने इसको पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अट्रैक्ट करने के लिए शब्द डाल दिया। बीच में बड़ा डिबेट रहा 2015 के आसपास, आपको पता होगा। इमरजेंसी का टाइम था, आपको पता होगा। इमरजेंसी वाले टाइम की शुरुआत को लोगों ने संविधान हत्या दिवस का नाम भी दे दिया। तो इसके अपने क्रिटिक्स भी हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया, यानी कि मूल संविधान में नहीं था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। और इसका मतलब यह होगा कि आय, स्थिति और अवसरों में समानता को, असमानता को समाप्त करना है। यानी कि जो आय, स्थिति और अवसर में असमानता, इनइक्वालिटी है, उसको समाप्त करने की कोशिश करी जाए। याद रखिएगा कि सोशलिज्म कम्युनिज्म नहीं होता है। मैं कभी फ्यूचर में जब थोड़ा सा आप कभी ऐसा हो कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करें, मेंस लिखें, तो उसमें आप ये देखेंगे कि, या कभी इन टर्म्स आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, तो कई सारे टर्म्स हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो कई बार लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं इसमें। अभी इस क्लास में अंतर समझाना भी बहुत जरूरी नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन मोटे तौर पर यह समझना कि कहा जा रहा है कि यह साम्यवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। साम्यवाद में तो कम्युनिज्म की अपनी एक अलग विचारधारा है। जैसे आप लेनिन को पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है कम्युनिज्म, अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन यहां पर समझिएगा कि हम बराबरी तो लाना चाहते हैं समाज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों से छीन करके, अमीरों से छीन करके गरीबों में बांट दे, बराबर हो जाए, ऐसा नहीं। मौका दीजिए उनको, उनके लिए रास्ते बनाइए ताकि वो मेहनत करके आय को विकसित करें और अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा सके, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठा सके। इस तरह का प्रयास करिए लोकतांत्रिक मैनर में, ना कि ऐसा करिए कि कोई मर्सिडीज से जा रहा है तो उसकी मर्सिडीज छीन लीजिए और उसे बेच दीजिए कबाड़ में और ले जाकर के गरीबों में बांट दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यह स्वतंत्रता को आर्थिक नियोजन के साथ साथ जोड़ता है। यदि हम बात करें कि सर संविधान में इसके लिए कोई आधार है, तो आंसर होगा यस। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हम आपको दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी क्या कह रहा है? डीपीएसपी में कहा गया कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, यानी कि जब भी भारत सरकार या राज्य की सरकारें कोई कानून बनाएंगी तो उसमें वो वेलफेयर को ध्यान में रखेंगी, लोक कल्याण को ध्यान में रखेंगी। तो आप अनुच्छेद 38 देखिए, 39 देखिए, 39A को जोड़ा गया है 42वें संविधान से, 41 देखिए, 43 देखिए। ये सारे अनुच्छेद क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम समाजवाद को स्थापित कर रहे हैं, सोशलिज्म को फोकस कर रहे हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर। ये जो संविधान का फोकस है वो इस टर्म को
वेल डिफाइन करता है। ठीक है, अब एक शब्द और देखें आप, हिंदी में धर्मनिरपेक्ष, इंग्लिश में सेकुलर। धर्म और पंथ दो चीजें होती हैं, काफी विस्तृत चर्चा इस पर भी होगी, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है वो सेकुलर इंग्लिश में यूज हो रहा है, और इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो ड्राफ्टिंग है वो इंग्लिश में होती है सामान्यतया। यह भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम शुरू से मान के चल रहे थे कि भारत को हमें ऐसा डेवलप करना, ऐसा विकसित करना है जिसमें हम किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करेंगे, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यानी कि एक टर्म आपने देखा वहां समाजवादी, दूसरा टर्म यहां पर आप देख रहे हैं सेकुलर। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का धर्म क्या है, तो भारत का कोई भी धर्म नहीं है आधिकारिक रूप से। एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं, सर्वधर्म समभाव। कहा हमने, द स्टेट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राज्य धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल। कैसे? इट अलाउज पॉजिटिव एंगेजमेंट विथ ऑल रिलीजन। जैसे कि यदि किसी ने, कोई सरकार आई और किसी ने कहा कि हम कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाएंगे, भाई अच्छी बात है, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनेगी तो जो लोग वहां पर दफन हैं, बरीड हैं, वो अपना, उनके जो बरियल्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जानवर नहीं घूमेंगे, कुत्ता बिल्ली नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो एक सिक्योर रहेगा पूरा एरिया, आपकी जो अपनी भावना है अपने पूर्वजों के प्रति वो अच्छी रहेगी। सरकार कोई और आएगी, वो कहेगी कि हम कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे, महाकुंभ में हम हेलीकॉप्टर और प्लेन से पुष्प वर्षा करेंगे, गुलाल उड़ाएंगे। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच नहीं है। तो क्या कहा गया कि इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ करता है पॉजिटिव एंगेजमेंट को, याद रखेंगे, लेकिन सभी धर्मों के साथ। साथ में जब हम बात करते हैं कि सर इसका कोई संवैधानिक आधार है, आंसर है यस। आर्टिकल 25 से 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है। आर्टिकल 14-15 आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेट करने से, यानी कि भेदभाव करने से रोकता है। तो सेकुलरिज्म की बात हो गई। सेकुलरिज्म पर आप थोड़ा विचार अपना विकसित करिएगा, कोशिश करिएगा कि एकदम न्यूट्रल होकर के सोचें, तटस्थ होकर के सोचें। अगला जो शब्द है साथियों वो लोकतांत्रिक शब्द है, और लोकतांत्रिक शब्द को मैंने कई बार समझाया है कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो अंततः जनता के पास होती है, जिसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 326 में आपको अधिकार है वोट देने का। ओरिजिन इसकी जो है वो ग्रीक है, तो ओरिजिन से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन याद रखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब हमने आपको बताया कि शक्तियां जो हैं वो जनता के हाथों में हैं, सारी शक्तियां जनता के हाथों में हैं, और राजनीतिक समानता और जवाबदेही ये सुनिश्चित होती है। मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर लोकसभा, यानी कि जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। तो शक्तियां किसके पास हैं? जनता के पास हैं। इसीलिए हम भारत को क्या कह रहे हैं? लोकतांत्रिक देश के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इलेक्शन कमीशन, ये सब हमने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो हमें एम्पावर कर सके कि शक्तियां किसके पास हैं? जनता के पास हैं। और इसी क्रम में जो आपका राज्य की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ द स्टेट को लेकर के पांचवा और अंतिम टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या कह रहा है भाई? रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले भी बताया है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, और भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
और इसलिए हम कहते हैं कि भारत क्या है, एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि इसके संवैधानिक आधार की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें राष्ट्रपति के चुनाव और कार्यकाल पर और उनको हटाने की प्रक्रिया पर की गई है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द स्टेट में ये 5 पॉइंट हमने आपको समझाया, कोशिश हमने की कि आपको सब कुछ समझ में आए। अब यदि हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने आपको समझाया उसको टेबुलर फॉर्म में हमने दे दिया है क्विक रिवीजन के लिए। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पर ऑलरेडी हमने बात आपसे कर ली है। सारे कंसर्न आर्टिकल टेबुलर फॉर्म में आपको रिवीजन के लिए दे दिया, क्विक रिवीजन के लिए। और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात है जो हमने आपको समझाया वो यहाँ पर आपके सामने नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यदि एक बात में हम आपसे ये कहें कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो मुख्यतः ये 1, ये 2 और ये 3 शब्द जोड़े गए हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से, जो बार बार पूछा जाता है, मैंने इस पर डिस्कस किया। अब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा थी, इसमें संशोधन हो सकता था या नहीं हो सकता था। तो इस पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। एक केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960, और इस केस में बस आपको याद ये रखना है कि यहां पर चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकर ने जो डिसीजन दिया था उसमें कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इट ओनली एक्सप्रेस द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह केवल संविधान के दर्शन को निरूपित करती है, इसीलिए इसे कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, लागू नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विवाद बढ़ता गया। 1960 से लेकर के 1972 तक आप देखेंगे कि एक ऐसा दौर चल रहा था जिसमें बहुत भारी स्तर पर कई जगहों पर संविधान में ऐसे संशोधन किए जा रहे थे। खास करके आप देखेंगे 1966 के बाद 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से संविधान के अंदर छेड़छाड़ कर रही थी और बहुत बड़े बड़े मामले आ रहे थे। उसी में से एक बड़ा मामला आया जिसको आप केशवानंदन भारती केस कहते हैं 1973 का। अभी तक के इतिहास में 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बनी। मैं आपको समझाता हूं कि कहीं संविधान की व्याख्या करनी हो, संविधान का व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उसमें कंडीशन है कि कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, मतलब कम से कम 5 जज बैठेंगे, निर्णय उसमें बहुमत से आएगा। लेकिन अभी तक के इतिहास में केशवानंदन भारती केस में 13 जजेस की बेंच थी और इसमें बहुत बड़ा निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और पार्लियामेंट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि संसद परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है और मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का यह है कि जो संविधान का मूल भाव है वह नहीं बदलना चाहिए। बाकी प्रस्तावना हो या कोई भी हिस्सा हो, संसद उसमें कर सकती है संशोधन। अब सवाल उठता है कि सर मूल संरचना का सिद्धांत तो दे दिया ये, लेकिन मूल संरचना क्या है? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, रिपब्लिकन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेक्युलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है, बहुत कुछ दिया। फिर बाद में अलग अलग केसेस में, अपने अलग अलग निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पॉइंट भी संविधान के मूल भावना का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो केशवानंदन भारती केस ने बता दिया कि भारत की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना आहत नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार और एक केस आया बड़ा, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्सेस उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केंद्र 1995 का। इसमें भी बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की भावना और आदर्शों को मूर्त रूप देती है। ठीक है। फिर एक एसआर बॉम्बई केस आया 1994 का, इसमें भी बात करी गई कि प्रस्तावना जो है वो धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना का हिस्सा है। तो अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहुत सारे बातें दी हैं। आर्टिकल 21 में बहुत सारा कुछ इंसर्शन है। तो इस प्रकार से यदि आज हम लोग इस बात को कंक्लूड करें, इस लेक्चर को कंक्लूड करें, तो आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के बारे में हमें सब कुछ बता देती है कि संविधान कैसा है, इस पर क्या कमेंट थे, क्या डेट थी, कौन सा केस था, क्या शब्दों का मतलब है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई बात आपको लग जाए कि नहीं सर कहीं पर कोई बात क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से उस पर आपको गाइड कर दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।